नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में जो जीवनी पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा हमने अगले लेक्चर में की थी। हमने मेरी बीमारी सामान्य इस आत्मकथांश के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में उनकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। इस आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी प्रथम पत्नी श्यामा की कर्तव्य परायणता एवं उनकी पति भक्ति इसका अच्छी तरह से निरूपण किया है। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज हम प्रकरण की शुरुआत पहले से करेंगे। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर पेज नंबर 25 पर मेरी बीमारी श्यामा ने ली प्रकरण मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरुआत करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारता नहीं था, मतलब कि मुझे कोई बीमारी लग जाए तो मैं बीमारी से इतना घबराता नहीं था और कि चलो ब्याज बुखार है तो मैं काम नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, ऐसी बीमारी का कोई असर उनके पर नहीं पड़ता। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्राय निर्भीक था। लेखक कहते हैं कि अगर मैं सच कहूं तो मैं अपनी बीमारी के प्रति निर्भय था। मैं कभी बीमारी से डरता नहीं था। कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकती, मैं बिल्कुल नहीं डरता। चाहे कोई भी बीमारी मुझे लगे, कैसी भी बीमारी लगे, तो भी मैं अपना काम अपनी तरह से करता रहता था। मुझे बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद मैंने गांधी जी के लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। लेखक कहते हैं कि गांधी जी ने लिखा था कि बीमार होना एक अपराध है, मतलब हमें बीमार पड़ना नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था कि बीमार होना अपराध है? क्योंकि हम बीमार पड़े ही ऐसे कोई कार्य करें। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, समतोल आहार लेना चाहिए, व्यसन से मुक्त रहना चाहिए। अगर हम ऐसा स्वस्थ जीवन जिएंगे तो हमें बीमारी छू भी नहीं सकेगी। इसलिए बीमारी को आमंत्रण हम ही देते हैं। हमारे कुछ व्यवहार है, हमारे खाने की रीति कैसे होती है, हमारे कुछ तौर तरीके ऐसे होते हैं कि जिससे हम बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ना अपराध है, क्योंकि बीमार हम खुद पड़ जाते हैं। उसका मतलब कि हम बीमारी से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। इसलिए एक प्रकार का अपराध गांधी जी ने कहा है। ऐसा हमारे लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि बीमार होना अपराध है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। हमें जो शरीर दिया गया है उससे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है। बात भी सही है कि हमें जो कुदरत ने प्रभु ने शरीर दिया है उससे हम स्वस्थ नहीं रख सकते, तो एक हमारा अपराध है। इतना अमूल्य शरीर हमें मिला है तो उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें हमारी जिम्मेदारी से मुकरना नहीं चाहिए, मतलब कि हमें हमारा शरीर खुद स्वस्थ रखना चाहिए। मैं इस तर्क को लेकर कुछ और आगे ले गया। लेखक के जो इस तर्क जो किया है कि हमें हमारा शरीर खुद स्वस्थ रहे, तो लेखक उससे आगे भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराधी को दंड देना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड अवश्य देना चाहिए। तो हम अपना शरीर, अमूल्य शरीर है हमारा, उससे हम स्वस्थ नहीं रह सकते, तो हमें अपराध है, तो हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा लेखक कहते हैं। गांधी जी ने तो सिर्फ अपराधी घोषित किया है, लेकिन
लेखक तो उससे आगे चलकर उस अपराधी को दंड यानी कि सजा देने की भी बात करते हैं। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। लेखक कहते हैं कि मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी होती तो मैं कभी खाट पर नहीं लेटता। खाट पर गुजराती में जाए खाटलो पड़ी तो क्या है, खाटला ऊपर मत उसको। हम देखते हैं कि अगर किसी को छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो तरह वो खाट पर लेट जाते हैं, पलंग पर लेट जाते हैं और कोई काम वाम नहीं करते, सिर्फ आराम ही करते हैं और अपना सारा शरीर एकदम हल्का छोड़ देते हैं, मतलब कि उसमें कुछ शक्ति ही नहीं रहती, शक्ति ही निगेटिव हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस बीमारी से लड़ना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि अगर मुझे कोई बीमारी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, सिर दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, तो मैं खाट पर कभी लेटता नहीं था, मतलब मैं कभी आराम नहीं करता। लेखक का कहने का मतलब है कभी मैं आराम नहीं करता था। और भी अपने से काम होता, जब मैं बीमार पड़ता तो अपने से और ज्यादा काम, जितना वो काम करते उससे ज्यादा काम करते। जब लेखक बीमार पड़ते तब वो ज्यादा काम करते। मुझे भय बुखार में अपने रात के ट्यूशनों पर जाने किया। लेखक कहते हैं इतना सारा बुखार कि बहुत ज्यादा बुखार जब मुझे आता तो मैं रात को भी ट्यूशन क्लासेस में जाता। लेखक जो क्लासेस चलाते हैं वो दिन का चलाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं ज्यादा काम करता, मतलब दिन में तो काम करता बुखार में, तेज बुखार में मैं रात को भी काम करता, ट्यूशन जाता। वो मुझे आज भी याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश में पड़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। लेखक कहते हैं कि बहुत ज्यादा बीमार हो तो मैं बहुत ज्यादा काम करता, उत्साह में आ जाता, जोश में आ जाता। और जो मजदूरी करते हैं, जो लोग, जो श्रमजीवी लोग हैं, उससे बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ेगा तो आराम करेगा, काम नहीं करेगा तो उनका जीवन कैसे निर्वाह होगा। उनके सारे जो जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी वो मजदूर के ऊपर है, और वो एक दिन भी काम नहीं करता तो उसे खाना नहीं मिलता। इसलिए लेखक कटाक्ष करते हैं, मर्म यदि वाक्य है कि जो मजदूरी करते हैं उनको बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं। बीमारी अमीरों की हरमजती है। बीमारी છે તે હરમજતી, हरामीपन मतलब कि एकदम हरामीपन, साव आलसी થઈ ગયું કે काम धंधो न करो। तो बीमारी है वो अमीरों का काम है, बीमार होना, गरीबों का काम नहीं है, वो अमीरों का हरामीपन है। बीमारी अमीरों की हरमजती है। गरीबों को तो उससे अपने पीछे लगाना चाहिए, गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। गरीबों ने એની પાછળ લગાવવા જોઈએ નહીં। બીમાર છે તો આ હરામીપણ પાણામાં છે, એ અમીરોમાં છે, એટલે કે वो बीमार પડી જાય છે। ગરીબો છે એ હરામીપણ નથી, એ હરામી લોકો નથી, मतलब કે તેઓ કામ કરતા હોય છે, જ્યારે ઓલા લોકો છે એ એક બહાનું જ ગોતતા હોય છે બીમારી। तो बीमारी अमीरों की हरमजती है, अमीरों का हरामीपन है, गरीबों को इसके पीछे नहीं लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। लेखक कहते हैं कि जब मुझे ऊंचा बुखार आता है, तेज बुखार आता है, तो वो मेरे लिए सहायक बनता है, वो बुखार सहायक बनता है, प्रेरणा देता है और कुछ करने के लिए मुझे प्रोत्साहन देता है। मतलब क्या है, कहने का ये है कि लेखक जितना ज्यादा बुखार आता है उतना वो ज्यादा जोश में आते हैं, ज्यादा प्रेरणा मिलती है और ज्यादा उत्साहित होकर वो अपना कार्य करने लगते हैं। एक ऐसी आग जो
तीव्र बुखार को कही गई है कि लेखक जो अपनी संवेदनाएं हैं, वो अपनी अनुभूतियां हैं, उसमें ताप आ जाता है, मतलब एक प्रकार की गर्मी आ जाती है, अनुभूतियां जाग उठती है, संवेदनाएं जाग उठती है। और गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता, मतलब कि लेखक का जो हृदय है एकदम पिघल जाता है। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती है। लेखक कहते हैं कि जब मुझे ऊंचा बुखार आता है तो यह ऐसे तेज बुखार मेरे लिए एक भट्टी समान है, गर्म भट्टी के समान है। तो इस भट्टी में लेखक कहते हैं कि मेरी सारी कल्पनाएं, मेरे सारे भाव उबल जाता है और उच्छलित हो जाता है। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अर्ध बजाकर लिखता था। अर्ध बजाकर जबरदस्ती गुजरात में આપણે પરાણે કહીએ। लेकिन कहते हैं कि मैं जबरदस्ती नहीं लिखता। मैं ये नहीं कहता कि मैं जबरदस्ती लिखता। बुखार तब आता था जब वो लिखने का कार्य करता था। साहित्य सृजन जो मैंने किया है, काव्य लिखे और संस्मरण भी लिखे, तो जो भी लिखते थे वो जबरदस्ती नहीं लिखते थे। लेकिन कहते हैं कि बुखार में मैं कुछ जबरदस्ती नहीं लिखता था। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार में मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मुझे कहीं भी बाधा नहीं बनता। जैसा भी बुखार हो, जितना ऊंचा तेज बुखार हो, फिर भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं चौकस लिखता था। मुझे वो बाधा नहीं बनता था मेरे लिए। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मामूल होते थे। हस्त मामूल यानी कि कितने नियम अनुसार जो आपने राबेला मुझे जाने। हल्का बुखार यानी कि थोड़ा सा ताव हो, थोड़ा सा बुखार हो, तो लेकर नित्य क्रम मुजब जो अपने काम हर रोज करते थे वैसे ही करते रहते थे। कोई मेरा बगैर छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई मुझे छूकर कहता कि तुम्हें बुखार है तो मैं जवाब देता कि हाँ मुझे बुखार है और मैं भी हूँ। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बुखार तो होता रहता है, हमारा शरीर है, शरीर में बुखार तो आएगा, उसमें घबराने की क्या बात है? तो लेखक कहते थे कि अगर कोई मुझे छूकर कहते कि तुम्हें बुखार है तो मैं कह देता कि हाँ बुखार है तो क्या हुआ, मैं भी तो मैं अपना काम करता रहूंगा, बुखार का काम मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग लेखक थे, विदेश के लेखक थे, तो उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। उनमें आत्मकथा में किपलिंग ने लिखा है, क्या लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। एक कहानीकार थे किपलिंग, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी मुझे बुखार में भी लिखना पड़ता था और जब मैं बुखार में लिखता तो मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिख पाता था। कहने का मतलब कि अपने ध्येय के आगे, अपने लक्ष्य के आगे वो बुखार को आने नहीं देते थे। चाहे कितना भी बुखार हो, किपलिंग अपनी कहानियां लिखा करते थे और अच्छी कहानियां लिखा करते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय न लेना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी जो चट्टाने थी। लेकिन क्या कहते हैं कि बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। ऐसा किपलिंग कहते हैं। बुखार में कम लिखने, बुखार हो और कम लिखा हो, ऐसा लेखक को याद नहीं है कि चलो आज मुझे बुखार आया और आज मैं लिखना छोड़ दूं या कम लिखूं। मतलब कि काम में कोई बाधा है, ऐसा मुझे याद नहीं है। क्यों ऐसा कैसे बन सकता है? इसका निर्णय मैं न ले जाऊंगा।
मतलब कि ऐसा निर्णय में नहीं ले पाऊंगा कि ऐसा क्यों। प्रसंगवश लेखक को याद आता है कि उनकी दो चट्टानें जो उनके एक कृति है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हाथों से लिखी है। दो चट्टानें सबसे बड़ी कविता है, सांतरा के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस वृक्ष अनुमान मैंने प्लूसिर में पढ़े लिखी थी। तो दो चट्टानें हैं जो उनका एक कृति है, दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविता है। दो चट्टानें काव्य संग्रह है, उनमें जो बड़ी काव्य है जिन काव्यों को सांतरा नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था लेखक को, उस नोबेल पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार हो किसी क्षेत्र में अच्छी कामगिरी करते वक्त अच्छा योगदान देने के बदले ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो लेखक ने जो दो चट्टानें नाम का काव्य संग्रह लिखा, उसकी दो काव्यों के आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। और दो चट्टान अथवा सिसिफस वृक्ष अनुमान ये भी उनकी कृति है। और दो जो कृति है, दो चट्टान और सिसिफस वृक्ष अनुमान, जो प्लूरिसी फेफड़ों में पानी भर जाने की जो बीमारी होती है, जिसे हम फेफड़ा की बीमारी है, नाम है गुजराती में फेफड़ा बीमारी की होती है। तो लेखक ने फेफड़ों में पानी भर जाने की जो बीमारी लेखक को हुई थी, ऐसी गंभीर बीमारी में लेखक ने दो चट्टान और सिसिफस वृक्ष अनुमान नाम की कृति लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। बहरहाल मतलब हर हालत में, यानी कि दरेक परिस्थिति में। तो लेखक कहते हैं हर हालत में मुझे, जब मैं युवान था, जब मेरी जवानी थी, उस युवानी में मैं हर हालत में लिखता था, मुझे कभी भी बुखार कोई असर नहीं कर सकता था। मैं अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर लेता था। मैं जब युवान था तो मन में ऐसी बीमारी से लड़ने की शक्ति थी कि मैं बीमारी से विजय प्राप्त करता था, बीमारी से पराजित नहीं होता था। मतलब कि बीमारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बीमारी से लड़ते थे और अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता। लेकिन जिद पकड़ कर बैठता है कि चाहे कितनी भी बीमारी हो, वो ज्यादा काम करेगा। हट करके वो बीमारी से लड़ते थे और बीमारी को पराजित कर देते थे। बुखार सुखार आके कितने दिन चलता है, ताव आव कितने दिन चले। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। विश्राम तिवारी ने कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, एक कहावत है, मार के पीछे भूत भागे। तो भूत को भी मार का डर लगता है, वो भी भाग जाता है। कहने का मतलब यह है इस कहावत का कि कठिन का कठिन काम हो, वो प्रयत्न करने से वो काम हम कर सकते हैं। उसके लिए धगस और लगन से काम करना चाहिए, बीमारी से हमें लड़ना चाहिए। मार के पीछे खुद भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागा। मैंने विश्राम तिवारी ने कहा था कि मार के पीछे खुद भागे, और मैंने बुखार के पीछे काम के पीछे बुखार भागा। मैं साबित किया कि मैंने चाहे कितना भी बुखार हो, मैं काम करते रहता था। इसलिए मैंने साबित किया कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था। अब लेखक अपने उनको जो बुखार आया इसकी बात करते हैं कि पर यह बुखार जब मुझे आया तो वो मामूली न था, वो सामान्य न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा, हिला देना, हचमचा देना। लेखक कहते हैं कि इस बुखार का संबंध 9 महीने से था, जो तूफान की तरह था, जो उस तूफान ने मुझे हचमचा दिया। 9 महीनों से लेखक को यह बुखार चढ़ा हुआ है। 9 महीनों से बुखार की बीमारी से लेखक लड़ रहे हैं। वो ऐसा वैसा मामूली बुखार नहीं था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे
सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गए थे। 9 महीने का बुखार जब शांत हो गया है, तूफान की तरह, जो बुखार है उनको तूफान की उपमा दी गई है। जो तूफान आया है लेखक के जीवन में बुखार रूपी, उस बुखार रूपी तूफान जब शांत हुआ 9 महीने बाद, तब लेखक को विध्वंसक लगा, मतलब लेखक का विनाशक हो गए। क्या हो गए? विनाशक। लेखक के लिए विनाशकारी साबित हुआ। क्यों साबित हुआ, आगे हम देखेंगे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। लेखक कहते हैं कि इस बार मुझे बुखार आया वो मामूली न था, ऐसा वैसा नहीं। इस बुखार ने मुझे हिला दिया, मतलब हचमचाई दी। जो लेखक कैसे 9 महीने का ये बुखार, तूफान रूपी बुखार आया, और जब वो बुखार शांत हुआ, तूफान शांत हुआ, तो विध्वंसक हुआ, मतलब विनाशकारी साबित हुआ, ऐसा लेखक कहते हैं। स्कूल बंद था, लेखक को बुखार आया तो स्कूल नहीं जा सकते थे। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, ट्यूशन करते थे, स्कूल तो नहीं जा सकते थे बुखार की वजह से। उसकी आमदनी को मुझे जरूरत थी, और जो आमदनी यानी कि आय, गुजराती में आवक, जो आय थी, जो आमदनी थी, उसके लेखक को सख्त जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, बुखार की वजह से वो नियमित बिक्री भी नहीं कर पाते थे, नियमित बिक नहीं सकते थे। तो लेखक है वो बीमारी से बहुत लड़े, लेकिन ये बीमारी उनके लिए बहुत घातक साबित हुई, उनके परिवार के लिए विनाशक साबित हुई। तो इस बीमारी में लेखक स्कूल नहीं जा सकते थे, सिर्फ ट्यूशन नहीं जा सकते थे। ट्यूशन में जो भी आमदनी थी उसके लेखक को सख्त जरूरत थी। जो किताबें लिखते थे उसकी बिक्री भी नहीं होती थी नियमित रूप से, तो उसकी आमदनी भी जो थी वो अनियमित हो गई थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, और लेखक को कम आमदनी, कम आय की वजह से जो उनके खर्च थे वो बढ़ गए थे, दवाओं के खर्च, घर चलाने के खर्च, और आमदनी कम हो गई थी, इसलिए उनके सिर पर कर्ज भी बढ़ गया था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। तो कहते हैं कि बुखार आया, 10 दिन आया, 20 दिन, महीना भर और 2 महीना, जुलाई माह भी आ गया। इतना बुखार लंबा चला। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार के साथ बुखार इतना बढ़ गया कि वो ट्यूशन नहीं जा सकते, तो सारा दिन स्कूल में पढ़ाना पड़ता। अगर स्कूल बंद है तो ट्यूशन जाते, ट्यूशन नहीं जा सकते, तो अब स्कूल में सारा दिन पढ़ाना पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, वही बुखार, वही सुबह, शाम को 101 सेल्सियस से 102 के सेल्सियस के बीच वही बुखार था लेखक। शाम को 102 डिग्री तक लेखक को बुखार हो जाता। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच, कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। लेखक कहते कि सुबह बुखार नहीं आता, बिल्कुल कम आता, लेकिन शाम को 101 से 102 डिग्री तापमान बढ़ जाता है उनके शरीर का, और इतना तेज बुखार आ जाता है। कभी कभी खांसी भी आने लगती, कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि बीमारी की वजह से शरीर कमजोर हो जाता है। कभी कभी धीमी खांसी, कभी कभी तो खांसी भी उन्हें आने लगती थी। दवा बांटो, एक होम्योपैथिक कर रहा था,
दवा शौकिया होमिया जो दवा बांटने मतलब जो दवा बांटने वाला आता है, जो आयुर्वेदिक दवा होती है, ऐसे लोगों के साथ वो सारवार ले रहे थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया। तपेदिक एक प्रकार का बुखार जना पर भारे का क्षय भी कह सकते हैं, क्षय बीमारी भी कह सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि क्या मुझे तपेदिक की बीमारी तो नहीं होगी, मुझे ऐसा लगने लगता था। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुद्धि के बाहर, अपने बुद्धि के बाहर मतलब अपनी शक्ति से बाहर। अगर मुझे तपेदिक की बीमारी हुई तो उसका एलोपैथी इलाज यानी कि जो अंग्रेजी पद्धति से जो इलाज करते हैं, तो एलोपैथी का इलाज तो मेरी शक्ति से बाहर है, क्योंकि इनकी दवा बहुत महंगी होती है और मेरी आय भी, मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि इतनी महंगी दवा में ले सकूं। अब लेखक की बीमारी का पता जब श्यामा को चलता है तो श्यामा उनकी पत्नी, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन पर क्या असर पड़ता है, कैसे वो लेखक हरिवंश राय बच्चन जी की सेवा चाकरी करती है, ये सब सारे प्रश्न, सारे प्रकरण के जो अंतिम जो लेखक के जीवन के जो सेवा चाकरी की जो बातें हैं वो हम अगले पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस प्रकरण को यहाँ रखते हैं। आगे हम जब अगली बार मिलेंगे तब पढ़ेंगे। इससे पहले मैं गृह कार्य जो आपको करना है उसके बारे में बात करूंगा। तो आज आप गृह कार्य के सभी शब्दार्थ में यहाँ पे लिखे, अपने टेक्स्ट बुक में भी है, वो हिंदी और गुजराती में लिखेंगे और मौखिक तैयार करेंगे और घर पर बैठे आप इस प्रकरण को 2-3 बार पढ़ेंगे, ताकि जब अगली बार हम मिलेंगे तो जो प्रकरण है उसको पढ़ने में, उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये पीरियड यहाँ समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अपने ईश्वर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।